Hello students, today we will discuss the topic mode locking, and earlier we have discussed the pulse generation method, that is Q switching. Okay, so Q switching, the method of pulse generation, we have learned it, and the important parameters of the Q switching we have studied. Okay, now the second most widely used technique to generate the pulse in laser is mode locking. So today we will discuss this mode locking. So now what is the important features of mode locking? We will discuss first. So it is a second most widely used technique, as I have said the couple of seconds ago, that this the first technique we have learned, and that is Q switching, and the second technique to or second yes, we can say that technique to pulse formation is mode locking. Okay, so second most widely used technique, so it is a second most widely used technique. वैसे किसी किसी बुक में एक और टेक्निक है कैविटी डंपिंग, बट आपके सिलेबस में कैविटी डंपिंग नहीं है. सो कैविटी डंपिंग में पढ़ करके हम जो एक और जो इसकी टेक्निक है पल्स जनरेशन की, लेज़र में जो पल्स जनरेशन की जो टेक्निक है, दैट इज़ मोड लॉकिंग, उसको पढ़ेंगे. ओके, सो मोड लॉकिंग जो है आपकी सेकंड मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है, क्योंकि हम दो ही टेक्निक पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको लिख रहे हैं सेकंड मोस्ट वाइडली यूज, बट वाइडली यूज टेक्निक तो यही है. ओके, एंड इट इज़ यूज टू फॉर्म अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस. ये मोड लॉकिंग जो टेक्निक है इसका यूज़ हम करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट पल्स को जनरेट करने के लिए. हमने इसमें देखा था क्यू स्विचिंग में केवल नैनो सेकेंड्स की ही पल्स को हम जनरेट कर पा रहे थे. ओके, बट विच इज़ नॉट the ultra short pulse. So if we want to generate the ultra short pulse, we will use the mode locking technique. Okay, so it is used to form the ultra short pulses, and ultra short pulses मतलब जिसकी रेंज कितनी हो 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 15 seconds. ओके, तो जिन पल्सेस की जो पल्स विड्थ है वो 10 to the power minus 12 सेकेंड से 10 to the power minus 15 सेकेंड्स की हो, उनको हम कहते हैं अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस. ठीक है, जबकि हम वहाँ पर देख रहे थे जो शॉर्ट पल्सेस थी क्यू स्विचिंग में, जो हम पढ़ रहे थे जो शॉर्ट पल्सेस थी उनकी जो रेंज थी वो नैनो सेकेंड्स तक की थी. ओके, सो जो अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस है वो और छोटी और कम पल्स विड्थ की होंगी. सो 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 15 seconds. Okay, so these are the short duration pulses, and short duration pulses, ये जो अल्ट्रा शॉर्ट pulses जो हम बता रहे हैं, जो पिको सेकंड से फेमटो सेकंड्स तक वेरी करती हैं, ये जो अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस है वो कहाँ कहाँ यूज होती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पल्सेस हैं अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस, और इनका यूज होता है डिजिटल कम्युनिकेशंस में. डिजिटल कम्युनिकेशंस में अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस का बहुत यूज होता है. आपने जब डिजिटल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला जो पेपर है उसको पढ़ा होगा तो आपने इसमें भी देखा होगा कि लेज़र पल्सेस का बहुत यूज़ है, और लेज़र पल्सेस में भी कौन सी अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस का. ठीक है, सो डिजिटल कम्युनिकेशन में बहुत यूज़ है टू प्रोब अल्ट्रा फास्ट प्रोसेसेस. अल्ट्रा फास्ट जो प्रोसेसेस हैं उनको कराने के लिए भी हमें अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस की नीड होती है. ओके, एब्लेशन ऑफ मटीरियल्स विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट हीटिंग ऑफ द मटीरियल. और ये किस में यूज़ होता है? किसी मटेरियल का एब्लेट करने के लिए, बिना हीटिंग ऑफ द मटेरियल, बिना जो है मटेरियल को नुकसान पहुंचाए हुए एब्लेशन करने. जैसे कि सर्जरी वगैरह में जो यूज़ होती हैं वो अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस, जैसे हम लेज़र सर्जरी हम सुनते हैं ना, लेज़र सर्जरी. ठीक है, तो जो लेज़र सर्जरी होती है उसमें जो पल्सेस यूज़ की जाती है वो अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस यूज़ की जाती हैं. ठीक है, सो मोड लॉकिंग की हेल्प से
अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस को जनरेट करके और फिर उन पल्सेस को हम जो है सर्जरी वगैरह में जो है यूज़ कर सकते हैं. सो इट इज़ यूज्ड टू एब्लेशन ऑफ मटेरियल्स विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट हीटिंग ऑफ द मटेरियल. तो मटेरियल को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए हुए ये जो है क्या कर सकती है, एब्लेट कर सकती है मटेरियल को. ओके. For visible pulses such of such a short duration, the electric field oscillates for only a few cycles. So जो ये जो pulses हैं, जो ये अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस हैं, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन की जो पल्स हैं, इनकी जो ये जो विजिबल पल्सेस हैं, इनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फ्यू साइकिल में ही ऑसिलेट होगा. ठीक है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कुछ ही साइकिल में जो है ये ऑसिलेट होगा. ओके. एंड एक्चुअल पल्स को अगर हम क्या कर दें, फ्रीज कर दें स्पेस में. ठीक है. यानी कि एक बार के लिए हम उसको, अगर वो अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस है, वो कितनी सेकंड के लिए है, 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻15 सेकंड के लिए. कितनी कम सेकंड्स के लिए है ये, देखो आप, एक सेकंड. और कहाँ जो है 10⁻⁻12 सेकंड, कहाँ जो है 10⁻⁻15 सेकंड. तो वो हमें विजिबल होंगी कि नहीं. ठीक है. तो उस शॉर्ट पल्स को अगर हम किसी तरीके से फ्रिज कर दें स्पेस में, यानी कि हम उसको देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट पल्स इतनी अल्ट्रा शॉर्ट है कि उनको देखना जो है नामुमकिन है. सो अगर हम उसको स्पेस में फ्रोजन कर दें, फ्रीज कर दें, तो क्या होगा, उसकी जो लेंथ है इट इज़ लेस देन 2 माइक्रोमीटर. तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 माइक्रोमीटर से भी बहुत कम. ठीक है. एंड इसकी जो थिकनेस है वो पता कितनी है, थिकनेस वो है ह्यूमन हेयर जो होता है, अब जो बाल होते हैं सर के, वो कितना पतला होता है. ठीक है. तो उसका भी 1/30 थिकनेस, 1/30 थिकनेस ऑफ द ह्यूमन हेयर. अब आप देख लो कि हेयर कितना बारीक होता है. ठीक है. उसका भी 1/30 हिस्सा, 1/30 भाग आप देखो, अगर वो है इस जो अल्ट्रा शॉर्ट पल्स है उसकी विड्थ. ठीक है. तो थिकनेस, या उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, ह्यूमन हेयर की 1/30 जो पार्ट है उसके बराबर. ओके. इतनी अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस होती हैं. ठीक है. सो मोड लॉकिंग जो होती है, मोड लॉकिंग, it is achieved by combining in phase a number of distinct longitudinal modes of a laser, all having slightly different frequencies. So mode locking हम कैसे मोड लॉकिंग कर सकते हैं, कई सारी लॉन्गिट्यूडनल मोड्स जो होंगी लेज़र की. ठीक है. कई सारी फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स होंगी, उनमें जो इन फेज वाली वेव्स हैं, ठीक है, जिनकी की फ्रिक्वेंसी बहुत माइन्यूट डिफरेंस है जिनकी फ्रिक्वेंसीज में, और जिनके फेज जो है एक साथ हैं, उन सबको अगर कंबाइन कर दें तो उनका जो सुपरपोजिशन होगा वो हमें वो जो है, अगर हम उनको इन फेज कर दें, सुपरपोजिशन पे नहीं जाते हम. ठीक है. हम इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन वाली फिनोमेना पे ना जा करके हम केवल ये देख रहे हैं कि अगर हम उन पल्सेस को, वो जो कई लॉन्गिट्यूडनल मोड्स मिल रहे हैं हमें लेज़र के अंदर, उनको अगर हम एक ही फेज वाली वेव्स को क्या कर दें, लॉक कर दें, एक पल के लिए लॉक कर दें, तो उनको हम कहेंगे मोड लॉकिंग. यानी कि उनकी जो मोड्स हैं उनको हम लॉक कर रहे हैं. ठीक है. तो मोड्स जो है कब लॉक कर रहे हैं, जब उनके फेजेस जो हैं वो क्या है, यानी कि जब जितनी भी वेव्स हैं उनके जब क्या हों, फेज जो है वो जब इन फेज हों, तो तब हम उसको अगर लॉक कर दें उसको हम कहते हैं मोड लॉकिंग. ठीक है. तो अभी हम आगे देखेंगे, जैसे कि इस डायग्राम में देखो, ओके. इन दिस फिगर waves of different frequencies are added together to produce randomly fluctuating total field amplitude. अच्छा, अब
किसी भी लेजर में जो है कई मोड्स, नंबर ऑफ मोड्स होंगे, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोड्स होंगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मोड्स, नंबर ऑफ मोड्स होंगे। तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जो मोड्स हैं उनमें से मैं केवल 3 मोड्स ले रही हूँ जिसकी की फ्रिक्वेंसी है ओमेगा। 3 वेव्स ले ली जिसकी की एक की फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, एक की 2 ओमेगा है, एक की 3 ओमेगा है। तो केवल 3 जो है वेव्स ले लिया हमने, जबकि वहाँ कई नंबर ऑफ वेव्स होंगी, नंबर ऑफ मोड्स होंगे। ओके, सो हमने केवल ये 3 वेव्स ली और इनका सुपरपोजिशन देखते हैं, ठीक है, इनका सुपरपोजिशन। तो इनका जब सुपरपोजिशन होगा तो क्या होगा, इनका सुपरपोजिशन, पहले तो ये वेव्स देखेंगे हम, ये वेव्स कैसी हैं। तो ये वेव्स देखेंगे आप, ये तीनों वेव्स कोई भी देखे, ये इसका क्रेस्ट और इस वेव का जो क्रेस्ट है वो कहाँ, इसके इस वाली वेव के ट्रो से मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ इसके भी ट्रो से मिल रहा है, ठीक है। तो ट्रो से भी इधर मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखें अगर हम, यहाँ भी नहीं, ठीक है। यहाँ देखें हम, तो यहाँ भी कोई क्रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, यहाँ भी कोई क्रेस्ट या ट्रो एक साथ नहीं मिल पा रहे। तो होगा क्या, इन तीनों वेव्स को जब कंबाइन करेंगे या सुपरपोज करवाएंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलता, जब इन वेव्स के, तीनों वेव्स के जो फेज होते हैं वो कहीं ना कहीं पे एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो तीनों वेव्स जो कहीं ना कहीं पर एक जैसे फेज की होती, यानी कि ऐसे, तो दूसरी वेव भी ऐसी होती या तीसरी वेव भी ऐसी होती, ठीक है। तो तब जो है इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, या ये यूं, ठीक है। तो ऐसे टाइप में होता तो तभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना होकर के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये, ठीक है, या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव ना होकर के कुछ डिस्ट्रक्टिव पार्ट मिल रहा है, ठीक है। तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा, वो जो टोटल फील्ड एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, वो कुछ इस टाइप का होगा इन तीनों वेव्स के लिए, इस ये, ठीक है। कहीं पे भी हमें जो है कोई ऐसी एक इंडिविजुअल पीक नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसकी जो इंटेंसिटी अगर हम देखें, यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर देखें, तो वो भी हमें इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। यानी कि कई जगह पर जो है हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये कह सकते हैं इसमें कि कई मोड्स हैं और उनको सुपर इम्पोज जब हम करवा रहे हैं तो उनके बीच में कोई भी फेज रिलेशन नहीं है, जो वेव्स हैं उनके बीच में कोई फेज रिलेशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नो फेज रिलेशन ऑफ waves with each other, ओके। सो रिजल्टेंट जो होगा, यानी कि रिजल्टेंट जो है हमारे पास, ये रिजल्टेंट दैट विल बी ऑलमोस्ट व्हाट, डिस्ट्रक्टिव, ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। एंड मोड लॉकिंग जो है वो क्या करेगा, मोड लॉकिंग का काम क्या है, मोड लॉकिंग का जो वर्क है वो वर्क क्या है, इट विल ब्रिंग अ फेज रिलेशन with these waves। तो मोड लॉकिंग का काम क्या है, एक फेज रिलेशन क्रिएट करना इन वेव्स के बीच में, ठीक है। वेव्स के बीच में फेज रिलेशन जो है वो कैसे क्रिएट होगा, ये हम दूसरे फिगर में देखेंगे। इस फिगर में देखो, इस फिगर में आप देख सकते हैं व्हेन सेम 3 फ्रीक्वेंसी, यानी कि मोड्स
आर एडेड इन फेज, ठीक है। ये तीनों फ्रीक्वेंसी हमने वही ली, ओमेगा, 2 ओमेगा और 3 ओमेगा, ठीक है। ओमेगा, 2 ओमेगा और 3 ओमेगा फ्रीक्वेंसीज के हमने जो है मोड्स लिए हैं, और ऑल जो उनके फेजेस हैं दे आर जीरो एट द सेम स्पेटियल लोकेशन। सेम स्पेटियल लोकेशन में इनकी जो फेजेस हैं वो जीरो हैं, यानी कि देखेंगे आप इसमें फेज डिफरेंस नहीं है कहीं भी, ठीक है। फेज डिफरेंस नहीं होगा तभी तो क्या होगा, हमारा जो वेव्स हैं वो कोहेरेंट होंगी, ठीक है। कोहेरेंट जो वेव्स होती हैं उन्हीं के बीच में क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न तो मिलेगा हमें, खैर पहले भी मिल रहा था, बट यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी मिलेगा जब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, जब जो है क्या हो, वेव्स क्या हो, इन फेज हो, ठीक है। तो इन फेज जब होंगे तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें कैसे मिल रहा है ये देखेंगे हम इस फिगर में। ये देखो, इस वाली वेव को, इस वाली वेव को और इस वाली वेव को देखेंगे हम, तो यहाँ देखो ये जो लाइन है, ब्लू लाइन, इसको देख लो आप, यहाँ से जो खींची हुई है और यहाँ तक, क्या ये जो लाइन है देखो, ये बिल्कुल एकदम सीधी लाइन है इस वेव से इस थर्ड वेव तक के लिए देखोगे आप, तो इनके क्रेस्ट 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 को मैंने मिलाया है तो एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन मुझे मिल रही है, ठीक है। यानी कि ये तीनों वेव्स जो हैं वो क्या हैं, फेज में हैं, ठीक है। ऐसे ही ये वाली लाइन देखेंगे आप, इस वाली जो सेकंड वाली जो पल्स है, सेकंड वाली जो इसकी पल्स, ये वाली ये वेव है, इसके लिए देखेंगे तो इसके भी क्रेस्ट, इसके भी क्रेस्ट, ये तीनों के क्रेस्ट जो हैं वो तीनों पल्सेस के जो तीनों जो वेव्स हैं इनके जो क्रेस्ट हैं वो आपस में, उनमें फेज डिफरेंस जीरो है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी और यहाँ भी, ओके। सो हम ये देख सकते हैं कि प्रत्येक जो यहाँ इसमें देख सकते हैं हम कि यहाँ इस वाले केस में देखें अगर हम, तो हमें कह सकते हैं आफ्टर एवरी 2 वेव इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। प्रत्येक 2 वेव के बाद जो है ये अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। 2 वेव के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रही है, 2 वेव के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रत्येक 3 वेव के बाद जो है अपने आप को रिपीट कर रही है, 3 वेव के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है, 3 के बाद रिपीट, ऐसे ही आगे भी होगा, ओके। ओके, सो कंडीशन क्या मिल रहा है हमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज देयर सर्टेन पॉइंट इन टाइम विंडो। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम विंडो पे हमें क्या मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ये इस पोजीशन पे यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, एंड सो ऑन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो जीरो से यहाँ ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम में देखेंगे हम, यहाँ पर भी हमें एम्पलीट्यूड मिल रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमें मिल रहा है 5 से बिलो, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम इंटेंसिटी हमें 10 तक की मिल रही है, ठीक है, ये, ओके। सो So when all of their phases are zero at the same spatial location, they produce total field output and intensity output that has a characteristic repetitive pulsed nature. Okay, यह हम इस फिगर में देख सकते हैं। So अगर हम क्या करें कि हम ऐसी कैविटी को चूज कर लें जिसकी की, या कैविटी, हम कैविटी की लेंथ इस तरीके से चूज करें, इफ यू चूज द कैविटी लेंथ such that we have only a single pulse, what we will get, अगर हम क्या करें कि इसमें
इस तरीके से कैविटी की लेंथ चूज करें कि हम केवल एक ही पल्स को, हमें केवल एक ही पल्स मिले। तो सपोज हम क्या करें, ये इतनी इस तरीके से हम चूज कर लें कि हमें केवल एक ही पल्स मिले। ठीक है, ये इसमें देख सकते हो आप, जहां पर हमें क्या मिल रहा है, सब जगह हमें यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है और केवल इस पोजीशन में हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पल्स मिल रही है। ठीक है, सो और ये जो पल्स है वो क्या करे, ऑसिलेट करेगी। ये जो पल्स है, अगर हम ऐसी कैविटी की लेंथ बना लें कि जो हमें एक ही पल्स मिले, तो तब होगा क्या कि ये जो पल्स होगी, ठीक है, ये ऑसिलेट करेगी कैविटी के अंदर, ठीक है, मिरर्स के बीच में, यानी कि एक्टिव मीडियम के थ्रू। ठीक, तो ये पल्स जो है वो एक्टिव मीडियम के थ्रू मिरर्स के बीच में क्या करेगी, बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगी। ठीक है, ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगी। ये जो मिरर है, ये हमारा हाई रिफ्लेक्टर मिरर है और ये हमारा आउटपुट कपलर है। ठीक है, सो आउटपुट कपलर इज पार्शियली ट्रांसमिटिव। ये जो आउटपुट कपलर है ये पार्शियली ट्रांसमिटिव होता है। सो एवरी राउंड ट्रिप विल थ्रो सम लाइट आउट ऑफ द कैविटी। तो जो प्रत्येक राउंड ट्रिप होगी जो इस लेजर पल्स की, ये इस तरीके से प्रत्येक राउंड ट्रिप में जो है हमें एक अल्ट्रा शॉर्ट पल्स की आउटपुट मिलेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो राउंड ट्रिप होगी फिर से हमें क्या मिलेगी, अल्ट्रा शॉर्ट पल्स मिलेगी। फिर नेक्स्ट जो आउटपुट जो राउंड ट्रिप होगी इस लेज़र पल्स की, क्योंकि ये लेज़र पल्स क्या कर रहा है, बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से, यहाँ जाएगा, यहाँ यहाँ रिफ्लेक्ट बैक होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर से रिफ्लेक्ट बैक होगा। ये इस तरीके से कई राउंड ट्रिप्स होगी। तो एक राउंड ट्रिप में जो है हमें एक अल्ट्रा शॉर्ट पल्स या आउटपुट में मिलेगी। ओके, so this is my ultra short output pulse. So output coupler is partially transmittive, so every round trip will throw some light uh, out of the cavity. So the distance between two successive such pulses will be equal to one round trip time. तो जो ये दो अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस जो मिली हमें आउटपुट में, ये जो अल्ट्रा शॉर्ट पल्स मिल रही है हमें, ठीक है, तो ये हमें किस तरीके से मिलेंगी, ये ऐसे। ठीक है, ये तो इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, वो होगी किसके इक्वल, इक्वल टू दी वन राउंड ट्रिप टाइम। क्योंकि एक पल्स जो है हमें कब मिल रही है, जब लेज़र पल्स जो है, यहाँ पल्स जो है इसके अंदर कैविटी के अंदर एक राउंड ट्रिप लगा रही है, तो हमें क्या मिल रही है, एक अल्ट्रा शॉर्ट पल्स मिल रही है। ठीक है, सेकंड अल्ट्रा शॉर्ट पल्स, सॉरी सेकंड जो लेज़र पल्स जो है वो क्या करेगी, यहाँ ऑसिलेट करेगी। सेकंड राउंड ट्रिप में हमें फिर से एक अल्ट्रा शॉर्ट पल्स मिलेगी। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस, इनके बीच के जो टाइम डिफरेंस है, जो इनके बीच की जो डिस्टेंस बोल सकते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव सच पल्सेस विल बी इक्वल टू दी वन राउंड ट्रिप टाइम। यानी कि एक राउंड ट्रिप में जितना टाइम लगेगा वो इन दोनों पल्स के बीच की डिस्टेंस, दो सक्सेसिव पल्स के बीच की जो है डिस्टेंस होगी। ठीक है, सो नाउ द थ्योरी ऑफ द मोड लॉकिंग इज, सपोज हमने इसकी थ्योरी क्या है, सपोज जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मोड सेपरेशन ऑफ अ लेज़र कैविटी जो है वो कितनी है, हमें पता है लेज़र कैविटी की जो लॉन्गिट्यूडनल मोड सेपरेशन जो होता है वो कितना होता है, न्यू डेल्टा न्यू सेपरेशन इज इक्वल टू सी अपॉन 2n0d। ठीक है, और ये जो है वो हमारे कैविटी की अगर लेंथ जो है वो d है। ठीक है, तो और जो मीडियम है यहाँ एक्टिव मीडियम, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n0 है। तो हमारे पास जो दो लॉन्गिट्यूडनल मोड्स का जो सेपरेशन होगा, लॉन्गिट्यूडनल मोड्स जो होंगी उनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो होता है c अपॉन 2n0d, where d is the length of the cavity and n0 is the refractive index of the medium, refractive index of the medium. Okay, so this is the new separation, delta new separation, distance between the two modes. ठीक है, ये separation between the two modes, and this
total, this is the gain bandwidth. So this is the gain bandwidth, our gain bandwidth. Okay, so if the gain bandwidth is greater than this mode separation, अगर ये जो gain bandwidth है वो इस mode separation से ज़्यादा है, then it is possible to have more than one longitudinal mode. तो तब जो है हमारे पास longitudinal mode जो है वो एक से ज़्यादा होगा. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि longitudinal mode जो है एक कब होगा, अगर ये बैंड विड्थ जो है वो इस मोड सेपरेशन से कम हो जाए. तो अगर बैंड विड्थ जो है गेन बैंड विड्थ मोड्स ऑफ सेपरेशन से ज़्यादा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मोड्स जो है वो ज़्यादा होंगे, एक नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा होंगे. ओके, एंड जो ईच मोड होगा, जो प्रत्येक मोड मिलेगा हमें, वो ऑसिलेट करेगा इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर मोड. यानी कि प्रत्येक जो मोड होगा वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा. इसका दूसरी मोड की फ्रिक्वेंसी, दूसरी मोड से कोई भी फेज रिलेशन नहीं है. ठीक है, तो ऐसे सिस्टम के लिए जो है सपोज अगर एम्पलीट्यूड जो है वो nth मोड का, फॉर सच ए सिस्टम एम्पलीट्यूड ऑफ द nth मोड विल बी दिस, et is equal to en exponential eta omega nt plus phi n. So let we have considered it that et is equal to en exponential eta omega nt plus phi n. ठीक है, where omega n is the frequency of the nth mode and phi n is the phase of that mode. Okay, so total number of modes suppose क्या है, capital N है, and these are oscillating simultaneously having equal amplitude inside the cavity. तो अगर कैपिटल N नंबर ऑफ मोड्स जो है वो कैपिटल N है और वो सभी जो हैं वो एक साथ क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं और इक्वल एम्पलीट्यूड में हैं, तो अगर वो कैविटी के अंदर ऑसिलेट कर रहे हैं तो जो कंबाइंड एम्पलीट्यूड होगा सभी मोड्स का, जो कंबाइंड जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा et इज इक्वल टू E0 समेशन n इक्वल्स टू 0 to n minus 1 एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा nt प्लस phi n. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा n प्लस 1 माइनस ओमेगा n. यानी कि n प्लस 1 मोड की जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, और nth मोड की जो फ्रिक्वेंसी है, उनके बीच में जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं वो हमारा डिफरेंस बिटवीन दी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगा. तो 2 पाई डेल्टा न्यू सेपरेशन होगा. ठीक है, बिकॉज न्यू हमें पता है क्योंकि ये मोड सेपरेशन जो है, मोड सेपरेशन या दो मोड्स के बीच की जो सेपरेशन है फ्रिक्वेंसी की वो ये है. तो ये हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो होगा डेल्टा ओमेगा वो होगा आपका 2 पाई इंटू डिफरेंस बिटवीन दी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ टू मोड्स हमें पता है कितना होगा, यानी कि लीनियर फ्रीक्वेंसी और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उनमें जो आपका रिलेशन है वो होगा डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल्टा न्यू इंटू सेपरेशन. ठीक है, सो यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू 2 पाई इंटू सी अपॉन 2n नॉट डी, डेल्टा न्यू सेपरेशन की वैल्यू रख ली हमने, इज इक्वल टू ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल, so pi c upon n naught d. This is equation 3rd. So total intensity is given by, total intensity जो होगी वो होगी I इंटू ई टी का मॉड का स्क्वायर. तो ई टी मॉड का स्क्वायर जो हम करेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर, बाहर आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, ई टी यहाँ से रख लेंगे वैल्यू ये वाली. ठीक है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, और फिर हम इसको समेशन n इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 तक ये वैल्यू को सम अप कर देंगे. तो यहाँ से ये तो हो जाएगा आपका 1, और क्योंकि हम n टू 0 टू n ले रहे हैं तो यहाँ पर एक आ जाएगा आपका n. तो ई नॉट स्क्वायर इंटू n आई टी. सो इंटेंसिटी आ गई है ये. सो अब हम मोड को लॉक करने जा रहे हैं. ये तब था, अभी तक ये तब था जब तक कि मोड्स को लॉक नहीं किया था, यानी कि सारे के सारे जो मोड्स हैं वो उनमें कोई फेज रिलेशन नहीं है, जैसे कि हमने ऊपर डायग्राम में भी देखा था. ये जो डायग्राम में देखा था उसके लिए जो इंटेंसिटी आई वो जो अभी हमने कैलकुलेट की है वो है ये वाली. इसके लिए जो इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट की है वो ये वाली इंटेंसिटी है,
ये इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट की है, ठीक है, ये इंटेंसिटी दिस। ओके, सो अगर हम लॉक कर दें मोड्स को सब एक साथ, यानी कि हम ये वाला डायग्राम देखो इस तरीके से लॉक कर दें कि इसमें वेव्स जो हैं वो इन फेज हो जाएं, ये ठीक है, तो इस तरीके से कर दें तो क्या होगा, then we have the pulses at intervals delta t of delta t separation is equal to tn plus 1 minus tn, ठीक है, डेल्टा टी सेपरेशन इज इक्वल टू टी एन प्लस वन माइनस टी एन। तो टी एन प्लस वन जो है आपका आ जाएगा किससे, 2 पाई बाई ओमेगा से, ठीक है, सो 2 पाई, सो 2 n पाई बाई ओमेगा, तो 2 n पाई बाई डेल्टा ओमेगा, ठीक है, तो टी एन प्लस वन जो है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन की जगह पे एन प्लस वन पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा माइनस टी एन इज 2 n पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा। ओके, तो 2 पाई बाई डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई, इस डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हम रख लेते हैं 2 पाई इंटू डेल्टा न्यू सेपरेशन, अभी हमने पहले भी इसकी देखी थी वैल्यू। ओके, सो डेल्टा टी सेपरेशन इज इक्वल टू आ गया आपके पास ये 1/डेल्टा न्यू सेपरेशन, और डेल्टा न्यू सेपरेशन जो है हमारे पास कितना है, C/2n0d, तो 1/दिस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा टी सेपरेशन इज 2n0d/c, ठीक है। सो दिस इज द टाइम टेक्स अ पल्स टू मेक 1 राउंड ट्रिप थ्रू द कैविटी, तो यही वो टाइम है जो कि 1 राउंड ट्रिप में लगाया गया है, ठीक है, ये जो टाइम है, ये 2 पल्सेस के बीच की डिस्टेंस भी यही है, डेल्टा टी सेपरेशन। अभी हमने पढ़ा था कि जो 2 पल्सेस के बीच की डिस्टेंस है, जो अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस मिलेंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 1 राउंड ट्रिप में जो पल्सेस कैविटी के अंदर जो पल्स 1 राउंड ट्रिप लगा रही है उसमें जितना लगाया गया टाइम जो है वो 2 पल्स की अल्ट्रा शॉर्ट पल्स के बीच की डिस्टेंस होगी, यही है वो डेल्टा टी सेपरेशन इज इक्वल टू 2n0d/c। ओके, एंड दी डेल्टा टीपी क्या है हमारे पास, डेल्टा टीपी इज दी पल्स विड्थ, ठीक है, तो ये जो पल्स विड्थ है अभी हम देखेंगे, ये वाली जो वैल्यू है, सॉरी ये वैल्यू, ठीक है, ये पल्स विड्थ है हमारी। ओके, तो पल्स विड्थ जो होगी वो कितनी होगी, 1/डेल्टा न्यू सेपरेशन इंटू एन। ओके, सो ये कैपिटल एन जो है क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोड्स हैं, तो 2n0d/n इंटू सी, ये वैल्यू रख लेंगे डेल्टा न्यू सेपरेशन की, तो यहाँ आ जाएगा C/1/n तो है ही, C/2n0d, तो ये जाएगा 2n0d/n इंटू सी। सो पल्स विड्थ इज इक्वल टू 2n0d/nc और 2 पाई अपॉन डेल्टा ओमेगा इंटू एन, क्योंकि एक पल्स विड्थ को हम क्या कर रहे हैं, एन से डिवाइड कर रहे हैं, तो एन से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोड्स जो हैं वो कितने हैं, एन है, और दो जो अल्ट्रा शॉर्ट पल्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डेल्टा टी सेपरेशन, ये है डिस्टेंस, ठीक है, तो एक पल्स की जो विड्थ होगी वो हमें क्या करेंगे, हम कैपिटल एन से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो इसलिए जो डेल्टा टीपी है वो है हमारा 1/गेन बैंडविड्थ, सो 1/गेन बैंडविड्थ। ओके, सो अगर हमने जब मोड लॉकिंग नहीं करी थी तो हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि इंटेंसिटी एट द आउटपुट would have an average value equal to the sum of the intensities of various modes, यानी कि जो sum of the intensities of various modes, जो अलग अलग मोड्स हैं उनकी इंटेंसिटी को अगर हम सम कर दें, ठीक है, अलग अलग मोड की जो हमने यहाँ देखी थी, ये फ्रिक्वेंसीज जो हैं
ये हम बता रहे हैं जबकि हमने मोड लॉकिंग नहीं करी थी। तो ये तीनों जो हैं अलग अलग मोड की फ्रीक्वेंसी हैं। तो इनकी जो इंटेंसिटी होगी, ये इंटेंसिटी जो आई हमारे पास, ये इंटेंसिटी, ये जो है वो अलग अलग मोड की जो सेपरेट फ्रीक्वेंसी है, सेपरेट इंटेंसिटी है, सॉरी, जो अलग अलग मोड है, इसकी इसकी इसकी, सपोज इसकी है I1, इसकी है I2 एंड इसकी है I3। तो ये जो है, जो इंटेंसिटी यहाँ आई हमारे पास, ये इंटेंसिटी, ठीक है, ये जो यहाँ पर जो आई होगा वो क्या है, आउटपुट जो होगा यहाँ पर इंटेंसिटी का, वो क्या है, नथिंग बट द सम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ वेरियस मोड्स, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और ऐसे ही कई वेव्स होंगी तो n वेव्स, n मोड्स हैं तो n नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN, ओके। एंड दूसरा क्या है इसमें कि आउटपुट इंटेंसिटी फ्लक्चुएशन जो है वो रिपीट कर रही है, रिपीट इटसेल्फ, इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ एवरी टाइम इंटरवल ऑफ 2n0 d अपॉन c, 2n0 d अपॉन c की इंटरवल पे ये अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, ठीक है। सो विच इज नथिंग बट द राउंड ट्रिप ट्रांजिट टाइम, यानी कि जो क्या है, राउंड ट्रिप ट्रांजिट टाइम है, ठीक है। सो राउंड ट्रिप ट्रांजिट टाइम पे ये अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो ये यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर, अब हम मोड लॉकिंग की तरफ चलेंगे तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो प्रत्येक जो इंटेंसिटी फ्लक्चुएशन है, ये इंटेंसिटी फ्लक्चुएशन है, ये इंटेंसिटी फ्लक्चुएशन है, इंटेंसिटी फ्लक्चुएशन है, तो प्रत्येक इंटेंसिटी जो फ्लक्चुएशन है वो अपने आप को 2n0 d बाई सी, 2n0 d बाई सी के टाइम इंटरवल बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। और ये टाइम इंटरवल क्या है, ये क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट दी वन राउंड ट्रिप बाय द लेजर पल्स, ठीक है, ओके। और टाइम इंटरवल ऑफ दिस इंटेंसिटी फ्लक्चुएशन विल बी 1 अपॉन डेल्टा न्यू सेपरेशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने अभी देखा भी है, ठीक है। तो ये यहाँ से कंक्लूजन हमारे निकले हैं कुछ, ओके। सो हम इसका इफेक्ट देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोड्स क्या होगा। ये जैसे ये पल्स विड्थ है, यहाँ देख सकते हैं हम, ये जो पल्सेस हैं, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी है पल्स विड्थ, दैट इज डेल्टा पी, एंड दिस इज द डेल्टा टी सेपरेशन। और ये हमारी कितनी है, डेल्टा टी सेपरेशन जो है वो कितना है, डेल्टा टी सेपरेशन इज 2n0 d अपॉन सी, 2n0 d अपॉन सी, ठीक है। और डेल्टा टी पी जो है वो कितना है, वो है आपका 2n0, ये यहाँ पर हमने अभी देखा 2n0 d अपॉन n इंटू सी, ठीक है। तो ये डेल्टा टी पी इसका रिलेशन और डेल्टा टी सेपरेशन का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में एक क्या रिलेशन आ गया, डेल्टा टी सेपरेशन एंड डेल्टा पी में। सो डेल्टा टी सेपरेशन अपॉन डेल्टा टी पी करें अगर हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2n0 d बाई सी अपॉन 2n0 d बाई n इंटू सी। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा और ये n ऊपर चला जाएगा। सो डेल्टा टी सेपरेशन इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा टी पी, ठीक है। तो डेल्टा टी सेपरेशन जो होगा n इंटू डेल्टा टी पी, यानी कि पल्स विड्थ की जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोड्स से, तो तब हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्या, डेल्टा टी सेपरेशन, यानी कि दोनों पल्स के बीच की जो सेपरेशन है, ओके। सो अगर मैं n इज इक्वल टू कैपिटल N जो है, अगर मैं n रखूं, ठीक है, अगर सपोज पहले जो है स्मॉल n है, कैपिटल N नंबर ऑफ मोड्स, और उसके बाद जो है नंबर ऑफ मोड्स अगर n इक्वल्स टू 2n कर दें, तो किस पे फर्क पड़ेगा हमारा, बताओ किस पे फर्क पड़ेगा हमारा, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, कैपिटल N, बट दिस डेल्टा p इज डिपेंडिंग ऑन दी n, ठीक है, यानी कि डेल्टा टी पी इज
प्रोपोर्शनल टू 1/n या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो जितने नंबर ऑफ डेल्टा टी पी जो है हमारा क्या है, डेल्टा टी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। यानी कि नंबर ऑफ मोड्स अगर हम बढ़ाएंगे तो डेल्टा टी पी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और डेल्टा टी पी क्या है, पल्स विड्थ। तो जितने नंबर ऑफ मोड्स हम बढ़ाएंगे ये पल्स विड्थ उतनी ही ज़्यादा शॉर्ट होती जाएगी, उतनी ज़्यादा शॉर्ट होती जाएगी, ठीक है। सो more number of modes, for no more number of modes, pulses will be shorter and shorter and thus can create the ultra short pulses। तो ultra short pulses को हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, कैसे, अगर हम नंबर ऑफ मोड्स बढ़ा दें, ठीक है, तो पल्स विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दस वी कैन क्रिएट द अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस। ओके, सो अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस कैन बी क्रिएटेड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोड्स। तो नंबर ऑफ मोड्स को हम जो है बढ़ा करके अल्ट्रा शॉर्ट पल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द थ्योरी अबाउट द मोड लॉकिंग। अब हम इसकी जो मोड लॉकिंग की भी जो टेक्निक्स हैं, किस तरीके से मोड लॉकिंग कर सकते हैं, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके ओके।